हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 45 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 36 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौटिल्य ने राजा को निम्न में से किन अवगुणों से बचे रहने को कहा है? कौटिल्य ने राजा को निम्न में से किन अवगुणों से बचे रहने को कहा है? ऑप्शन 1 है दूसरों के धन के प्रति लोभ, ऑप्शन 2 है अधिशयन, ऑप्शन 3 है मिथ्या व्यवहार, ऑप्शन 4 है उपयुक्त से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी ये आंसर हो जाएगा। सभी से राजा को बचे रहने की सलाह कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में दिया गया है। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, कौटिल्य ने पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के संबंध में वर्णन किया है। इसकी शैली के उपदेशात्मक तथा सलाहात्मक हैं। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कौटिल्य ने राजा को किन अवगुणों से बचना है की सलाह दी है, जैसे दूसरों के धन के प्रति लोभ से बचना चाहिए, अधिशयन से बचना चाहिए, मिथ्या व्यवहार से आदि से उनको बचना चाहिए। आगे देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का वेतन है। वर्तमान समय में भारत को कितने वेतन दिए जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। 1,50,000, 4,00,000, 5,00,000, 75,000। दोस्तों, इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो आपका 5 लाख रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। 5 लाख हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। व्याख्या देख लीजिए, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त है। वर्ष 2008 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह है। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारी में से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। आगे देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का निम्न में से किसने समर्थन किया था? महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था, उसमें किन लोगों ने समर्थन किया था? ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन 1 है लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, CR दास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा कि किसी ने असहयोग आंदोलन को जो स्थगित किया गया था गांधी जी द्वारा, उनका इनमें से कोई ने समर्थन नहीं किया था। व्याख्या देखिए, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी कांड के पश्चात इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का विरोध लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, CR दास द्वारा किया गया था। तो इनके द्वारा समर्थन न कर इनके द्वारा क्या किया गया था? इसका विरोध किया गया था। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में हुआ था दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं, 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। आगे देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था। एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था चेकोस्लोवाकिया का विघटन, सोवियत संघ का विघटन,
यूगोस्लाविया का विघटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन के बाद ही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का क्या हुआ, उदय हुआ। व्याख्या देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति अर्थात सोवियत संघ के विघटन के दौरान एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय वर्ष 1990 के बाद से प्रारंभ हुआ। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को कुछ विद्वानों द्वारा एक ध्रुवीय अर्थात अमेरिका को एकमात्र महाशक्ति माना जाता है, तो कुछ विशेषज्ञों बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मान्यता देने लगे हैं। आगे देखिए, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 है चीन में, सोवियत संघ में, क्यूबा में, चेकोस्लोवाकिया में। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा सोवियत संघ में। सोवियत संघ में पहली बार ये समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। व्याख्या देखिए, समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन मार्क्स द्वारा किया गया। इस विचारधारा का प्रयोग सर्वप्रथम लेनिन के नेतृत्व में रूस में वर्ष 1917 में किया गया। अतः विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना सोवियत संघ में हुई। दोस्तों वहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, छुआछूत अर्थात उसके किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? छुआछूत निषिद्ध है, एक किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। इसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 17 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपसे, बस इसका जो है बोल भाषा बदल जा रहा है क्वेश्चन का, लेकिन आंसर वही होगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने का उपबंध किया गया है तथा उससे जुड़े किसी भी आचरण को निषिद्ध माना गया है। इस अनुच्छेद के आधार पर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। आगे देखिए 43 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 44 नंबर क्वेश्चन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन 1 है जॉन रॉल्स ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने, लॉक ने। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, जॉन रॉल्स ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक को लिखा है। व्याख्या देखिए, जॉन रॉल्स न्याय के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। जॉन रॉल्स न्याय के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। उन्होंने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय का व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो प्रक्रियात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रक्रियात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिए फ्रेंड्स 45 नंबर, पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है ओपेन हीमर, मार्गन थाउ, महेंद्र कुमार, एम.एस. राजन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 मार्गन थाउ। मार्गन थाउ जो है
पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक है। ऑप्शन 2 सही है। व्याख्या देखिए, हंस मार्गेंथाउ 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अग्रणी विद्वानों में से एक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक मार्गेंथाउ हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन 1 है रूसो, 2 है मार्क्स, 3 है लास्की, चौथा है मिल। तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगा आपका मार्क्स हो जाएगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। व्याख्या देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के दर्शन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्होंने अपने सिद्धांत को दास कैपिटल नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि किसी प्रकार पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, किस प्रकार पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं और स्वयं बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित करते हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है। इसे अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। तो ये है इनकी व्याख्या, एक बार दोबारा सुन लीजिए फ्रेंड्स। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के दर्शन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्होंने अपने सिद्धांत को दास कैपिटल नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स अतिरिक्त पुस्तक के सिद्धांत के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं और स्वयं बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित करते हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया है। इसे अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हेग में, जो नीदरलैंड में है, तो हेग में है। नीदरलैंड या हेग दिया रहेगा तो दोनों आंसर कर लेंगे, जो होगा वही आंसर करेंगे। व्याख्या देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। इसके 193 देश हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दलबीर भंडारिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता निम्न में से किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वर्ष 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध दिसंबर 1971 में समाप्त हुआ। उसके उपरांत वर्ष 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सारे मुद्दों का हल शांतिपूर्वक तरीके से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से निकालने पर बल दिया। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिप्रेजेंटेटिव नामक जो गवर्नमेंट नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है H.G. वेल्स, C.D. वंस, J.S. मिल, अरस्तु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों J.S. मिल। आंसर कौन हो जाएगा? J.S. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लेखक हैं। व्याख्या देखिए, J.S. मिल ने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंतर्गत स्वतंत्रता का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण अधिकार प्रदान किया और उस पर लगाए गए किसी भी प्रतिबंध का विरोध किया। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मतानुसार
भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है बहुल राजनीति, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जो जातिवाद है, जो जाति प्रथा है या जातिवाद, वही क्या है, सबसे बड़ा बाधक है लोकतंत्र के मार्ग में। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। व्याख्या है फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में जाति प्रथा सबसे बड़ी बाधा है। इसका तर्क उन्होंने अपनी रचना एनीहिलेशंस ऑफ कास्ट में दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक की रचना भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का विशद विश्लेषण करने के बाद की। तो उनकी जो रचना है दोस्तों, वो रचना का नाम है एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, मतलब बी आर अम्बेडकर की रचना है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्त आप लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, मनोबल ऊँचा होता है और वीडियो बनाने का मन करता है, मन लगता है, क्योंकि एक प्रकार से ये आप सपोर्ट करते हैं कि हाँ, आप थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं। बस इसी से ये मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्त, आप अगर एक लाइक से तो हमको बहुत खुशी मिलती है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे सिर्फ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और कुछ बातें बताई जाएगी, और कभी भी आने वाले भी समय में आपको बस तथ्य या जो है फैक्ट ही बताया जाएगा। आपको पढ़ने से संबंधित ही जानकारियाँ दी जाएगी इस चैनल पे। तो सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।